सो फाइनली आज है हमारा आखिरी सेशन कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिसके अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग के एमसीक्यूज करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर लूं। पहली ये कि एक मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट मैं लेने जा रहा हूं 29 अगस्त को शाम को 6 बजे विंग्स एक उड़ान, जो हमारा दूसरा चैनल है, उसके ऊपर, जिसके अंदर की 30 क्वेश्चंस पूरे अकाउंटेंसी के मैं आपसे पूछूंगा, जिसके लिए मैं आपको 30 मिनट्स भी दूंगा। देन उसका मैं एक एनालिसिस वीडियो भी लेके आऊंगा, ताकि आप अपनी जो आपने अगर कुछ गलतियां की हैं तो उन गलतियों को इंप्रूव कर सको, सही कर सको, और आगे से वो गलतियां ना हो। और जैसा कि मैंने बच्चों से पूछा था कि अब आपको टैक्स पढ़ना है या फिर पार्टनरशिप, ज़्यादातर बच्चों ने मुझे कहा कि सर टैक्स, तो टैक्स हम पढ़ेंगे, इनकम टैक्स हम पढ़ेंगे। अब उसका मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसके अंदर कि हम टैक्स भी पढ़ेंगे और उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो टैक्स की चूंकि बहुत लंबा है तो हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, तो टैक्स का एक सीरीज हम शुरू करेंगे। और साथ ही साथ जो भी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो सारा का सारा स्टडी मटेरियल है या फिर एमसीक्यूज है, हमारे टेलीग्राम चैनल किरन्स कॉमर्स जोन पर अवेलेबल है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए या फिर स्टडी नोट्स चाहिए, शॉर्ट स्टडी नोट्स, या फिर एडवांस मॉक टेस्ट चाहिए, वो आपको मिलेंगे विंग्स एक उड़ान की ऐप पर। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो वेलकम बैक टू किरन्स कॉमर्स जोन। शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो पहला एमसीक्यू है, मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए टेक्निक इन विच ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्ट, जॉब और प्रोसेस, वाइल फिक्स कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने कल भी पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है, फिक्स कॉस्ट को इसके अंदर कंसिडर नहीं किया जाता। मतलब हम इसके अंदर ये देखते हैं कि पर यूनिट अगर हम इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट यानी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहती है, इसलिए फिक्स कॉस्ट को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो पहली ऑप्शन जो आपकी है वो है सही, तो मैं इसको करूंगा टिक। मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग सिंस बोथ टेक्निक्स चार्ज टू सेम कॉस्ट टू प्रोडक्ट। नहीं भाई, मार्जिनल कॉस्टिंग अलग है और ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग अलग है। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को देखते हैं, हम वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग होती है इसके अंदर वेरिएबल और साथ में फिक्स कॉस्ट को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये दोनों अलग हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट आर अपॉर्शन टू इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ आउटपुट बेस्ड ऑन ए प्री डिटरमिन्ड ऑब्जर्वेशन रेट। तो हमने कल टॉपिक में यही पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट को नहीं लिया जाता। जब मार्जिनल कॉस्ट के अंदर हम फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं तो उसको हम ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग कहते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग और ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में यही फर्क है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं और ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में दोनों कॉस्ट, फिक्स और वेरिएबल, दोनों ली जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मार्जिनल कॉस्ट इज ब्रॉडली इक्वल टू द एवरेज टोटल कॉस्ट पर यूनिट इंक्लूडिंग ए शेयर ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो अगेन इसने कहा इंक्लूडिंग ए शेयर ऑफ फिक्स कॉस्ट, इसके अंदर फिक्स कॉस्ट तो आती नहीं, सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट आती है, वेरिएबल कॉस्ट आती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इस हिसाब से सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही थी, ए इज द राइट आंसर। दूसरा एमसीक्यू हमारा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 799 यूनिट्स इज 39,950 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 800 यूनिट्स इज 40,000। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 800 यूनिट यानी जो 800वां यूनिट है उसकी मार्जिनल कॉस्ट 50 रुपये। यस, हमने पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब पर यूनिट जो कॉस्ट इंक्रीज होती है। तो हमने देखा कि 799 कॉस्ट जो आई थी, 799 यूनिट्स की जो टोटल कॉस्ट आई थी वो थी 39,950। हमने एक यूनिट इंक्रीज किया, 800 यूनिट बनाए, तो हमारी कॉस्ट हो गई 40। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 50 रुपये का है। इसका मतलब हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट है वो 50 रुपये है। ये सही है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 50 क्लोजली अप्रोक्सीमेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यस, ये जो मार्जिनल कॉस्ट 50 की है ये जो क्लोजली अप्रोक्सीमेट करती है किसको, वेरिएबल कॉस्ट को, यानी ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट आई है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, सही है। मार्जिनल कॉस्ट इन दिस कंटेक्स्ट इंक्लूड ए प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द टोटल फिक्स कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म। कहता है मार्जिनल कॉस्ट इस कॉन्टेक्स्ट में फिक्स कॉस्ट जो है उसका भी प्रोपोर्शनेट शेयर इंक्लूड करती है। तो हमने बार बार बात की कि फिक्स कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के अंदर नहीं आती, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आती है। स्टेटमेंट गलत है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 801 यूनिट्स आर 40,100, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 801 यूनिट वुड बी 150। नहीं भाई, 150 नहीं होगी, क्योंकि एक यूनिट जो इंक्रीज हुआ उसके हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी कि 50 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। तो यहाँ पर अगर 40,000 से 40,100 होता है
या हम ये कहें कि 801 यूनिट की अगर कॉस्ट निकालनी है, पहले 39,950 आई थी, अब 40,100 आएगी, तो 150 इंक्रीज हुई, गलत, वो 2 यूनिट की इंक्रीज आई है। 1 यूनिट की जो इंक्रीज है वो 50 रुपये ही है। तो हमें पर यूनिट इंक्रीज देखनी है, ना कि एक साथ 4 या 5 यूनिट्स की। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो उस हिसाब से हमने देखा कि सिर्फ पहली 2 स्टेटमेंट सही हैं, सो बी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द लेवल ऑफ आउटपुट, दैट एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। यस, वेरिएबल कॉस्ट हमारी जो है चेंज होती है इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट के हिसाब से चेंज होती है। अगर आउटपुट बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी, आउटपुट घटेगा तो ये भी घटेगी। तो ये स्टेटमेंट है आपकी बिल्कुल सही, इसको हम करते हैं टिक। Fixed cost remain constant in total regardless of the level of output within a given range. Example rent and salaries. Yes, fixed cost जो है सेम रहती है, लेवल ऑफ आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं होती, ये बिल्कुल सही है। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, फिक्स कॉस्ट कभी कभी चेंज हो भी सकती है। गिवन लेवल ऑफ आउटपुट मतलब एक फैक्ट्री में 1000 यूनिट बनाओ, 2000 यूनिट बनाओ, सेम रहेगी। लेकिन मान लो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, फेस्टिव सीजन है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज करनी है, एक फैक्ट्री के अंदर काम नहीं चलेगा, तो हो सकता है एक फैक्ट्री आपको और लेनी पड़े। तो जब आप अपने कैपेसिटी लेवल को, जो आपका लेवल है, उससे ज़्यादा इंक्रीज करते हो, प्रोडक्शन उससे ज़्यादा इंक्रीज करते हो, तो आपकी फिक्स कॉस्ट भी बढ़ सकती है। ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं बढ़ेगी, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो अदरवाइज जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहती है, तो इसको मैं करूंगा टिक। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट इज ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट एंड रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट पीरियड। यस, मार्जिन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट कहते हैं, जिसको कि हम राइट ऑफ यानी माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं, किस में से, कंट्रीब्यूशन में से। सही है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस एज अ लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज या डिक्रीजेस। वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट इंक्रीज या डिक्रीज होती है, जैसे जो आउटपुट का लेवल है वो इंक्रीज डिक्रीज हो। तो ये हमारी गलत है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट चेंज नहीं होती, पर यूनिट वो सेम रहती है। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस एज द लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज या डिक्रीज, ये स्टेटमेंट गलत है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम रहती है। हाँ, टोटल में चेंज हो सकती है, टोटल कॉस्ट में चेंज हो सकती है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट चेंज उसकी नहीं होती। तो तीन स्टेटमेंट, पहली तीन स्टेटमेंट सही है, सो सी इज द राइट आंसर। Question number 4th, under marginal costing all costs are strictly classified into fixed and variable. Yes, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक फिक्स और एक वेरिएबल, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वही मार्जिनल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड की जाती है। तो पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट मार्जिनल कॉस्ट ओनली एक्सक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट। यस, अंडर मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि हम फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हमारे स्टॉक की वैल्यूएशन के समय, तो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस हो या फिनिश गुड्स, उसको हम वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही वैल्यू करते हैं। उसकी जो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। सही है स्टेटमेंट। सिंस फिक्स ओवरहेड्स आर नॉट अपॉर्शन टू यूनिट्स अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, द प्रॉब्लम ऑफ अंडर और ओवर ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड्स डज नॉट राइज। क्योंकि हम फिक्स ओवरहेड्स को यूनिट्स के अंदर, यूनिट्स की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करते, तो जो प्रॉब्लम है अंडर या ओवर ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड्स की, यानी ओवरहेड्स को कम या ज़्यादा ले लेना, वो इसके अंदर राइज नहीं होती, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इसके अंदर हम इंक्लूड ही नहीं करते। सही है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म मैनेजरियल डिसीजन सच एज प्राइसिंग, मेकिंग और बाय एंड शट डाउन डिसीजन। यस, जो मार्जिन कॉस्टिंग है ये शॉर्ट टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म में अगर हमें बहुत ही कम समय के अंदर कोई डिसीजन लेना है, कोई प्रोडक्ट बना के देना है, बाय या सेल का डिसीजन लेना है, या फिर शट डाउन डिसीजन लेने हैं, तो उस केस में मार्जिन कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग है जिसके अंदर हम फिक्स कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, तो फिक्स कॉस्ट तो आपको पता है कि वो तो हमेशा सेम ही रहेगी, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो फोकस करती है वेरिएबल कॉस्ट पे। तो वेरिएबल कॉस्ट में शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाता है कि हम किसी प्रोडक्ट को बनाएं, खुद बनाएं, या फिर उसको खरीद लें, या शटडाउन डिसीजन के लिए यूज किया जाता है, या प्राइसिंग डिसीजन के लिए भी यूज किया जाता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है शॉर्ट टर्म जो मैनेजर डिसीजन के लिए यूजफुल है, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो देन हम यूज करते हैं ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग। तो चारों स्टेटमेंट सही हैं, ए इज द राइट आंसर।
Under marginal costing, the profitability of different product or department is judged through contribution, not through absorbed या full profit. Yes, मार्जिन कॉस्ट के अंदर जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है हम थ्रू कंट्रीब्यूशन जज करते हैं. आप सबको याद होगा कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था. सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है उसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं. तो उस कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हम उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करते हैं. हायर कंट्रीब्यूशन मतलब हायर प्रॉफिटेबिलिटी, लेस कंट्रीब्यूशन मतलब लेस प्रॉफिटेबिलिटी. और जो फुल प्रॉफिट है उसके अंदर हम कंसीडर नहीं करते. फुल प्रॉफिट का मतलब हो गया कि मार्जिनल कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं जिसमें से कंट्रीब्यूशन जब हम कैलकुलेट करते हैं जिसमें से सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आता है. फर्दर उस कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आता है. लेकिन फिक्स कॉस्ट को हम यूज नहीं करते, इसलिए जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से हम प्रॉफिटेबिलिटी को डिसाइड करते हैं कि अगर ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा ज्यादा प्रॉफिट, कम कंट्रीब्यूशन होगा तो कम प्रॉफिट. सही है. फिक्स कॉस्ट आर अपॉर्शन अमंग प्रोडक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू यूनिट्स प्रोड्यूस बिफोर कंप्यूटिंग कंट्रीब्यूशन. फिक्स कॉस्ट को जो हमारा यूनिट्स जो हमारे प्रोडक्ट है उसके यूनिट्स में अपॉर्शन कर दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है बिफोर कंप्यूटिंग कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन को कंप्यूट करने से पहले. तो गलत है. फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन कंप्यूट करने के बाद किया जाता है. आपको फॉर्मूला याद होगा, सेल्स में से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट. इस तरह से था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो बनता है कंट्रीब्यूशन. और कंट्रीब्यूशन में से अगर मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करता हूं तो बनता है आपका प्रॉफिट. तो फिक्स कॉस्ट आर अपॉर्शन अमंग प्रोडक्ट इन प्रोपोर्शन टू यूनिट्स प्रोड्यूस बिफोर कंप्यूटिंग कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन को कंप्यूट करने से पहले नहीं, कंट्रीब्यूशन को कंप्यूट करने के बाद देखो हमने फिक्स कॉस्ट को माइनस किया. ये स्टेटमेंट गलत है. कंट्रीब्यूशन बेस्ड डिसीजन ट्रीट फिक्स कॉस्ट एज एंटायरली इररिलेवेंट फॉर ऑल मैनेजरियल डिसीजन बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. देखिए कंट्रीब्यूशन बेस्ड डिसीजन जो है ट्रीट फिक्स कॉस्ट है एंटायरली इररिलेवेंट. यस, क्योंकि जब हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं तो हमारे लिए जो फिक्स कॉस्ट होती है वो इररिलेवेंट होती है, हम उसको यूज नहीं करते जितने भी हमारे मैनेजर डिसीजन है. लेकिन यहाँ लिखा बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं कंट्रीब्यूशन को, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करते. लॉन्ग टर्म के लिए हम ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग यूज करते हैं, ना कि मार्जिनल कॉस्टिंग. तो आधी स्टेटमेंट सही थी आधी गलत, इसलिए इसको हम गलत मानेंगे. देन अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट आर चार्ज टू इंडिविजुअल जॉब्स और प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द टाइम स्पेंड बाय ईच यूनिट इन प्रोडक्शन. तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर फिक्स कॉस्ट को हर जॉब या प्रोडक्ट पे इंक्लूड किया जाता है, यानी उस फिक्स कॉस्ट को टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड किया जाता है. तो हमने बार बार पढ़ा कि मार्जिनल कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता. सो ये स्टेटमेंट भी गलत है. तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारी सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है. सो ए इज द राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. अभी मैंने करवाया कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सही है. एक फॉर्मूला और भी होता है कंट्रीब्यूशन का, मैंने कल करवाया था. क्या था वो फॉर्मूला? हो सकता है आपको ये भी पूछ लें. फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस होगा तो माइनस लॉस. लॉस को हमें क्या कर देना? माइनस. याद रखना, प्रॉफिट को प्लस करना और लॉस को माइनस. ये भी एक फॉर्मूला है. तो खैर ये भी फॉर्मूला सही है. कंट्रीब्यूशन फर्स्ट रिकवर द फिक्स कॉस्ट ऑफ द पीरियड एंड एनी सरप्लस देयर आफ्टर बिकम प्रॉफिट. कंट्रीब्यूशन में से हम पहले फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं. तो मैंने अभी बताया भी था, जब हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया तो उसमें से फर्दर फिक्स कॉस्ट को माइनस करो तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा. सो ये स्टेटमेंट सही है. सो कंट्रीब्यूशन फर्स्ट रिकवर द फिक्स कॉस्ट, पहले हम फिक्स कॉस्ट को रिकवर करते हैं और फिर कुछ सरप्लस बचा वो हमारा क्या बनता है? प्रॉफिट बनता है. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस पर यूनिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. गलत है. इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है, पर यूनिट. ठीक है, तो ये गलत है, प्लस नहीं करते. कंट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट अंडर ऑल कॉस्टिंग सिस्टम. भाई कंट्रीब्यूशन को हम ग्रॉस प्रॉफिट नहीं कहते. मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन जो हमारा आता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके, वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता और ना ही ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग के अंदर होता है. तो ये स्टेटमेंट है हमारी गलत. तो इस हिसाब से हमारी पहली दो स्टेटमेंट सही है. सो बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. यस, हमने कल पढ़ा था. अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको याद होगा. इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. सेकंड, हायर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इंडिकेट हायर प्रॉफिटेबिलिटी. भाई जितना ज्यादा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होगी इसका मतलब उतनी हमारी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है.
क्योंकि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट यानी जितनी सेल ज़्यादा और जितनी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कम होगी उतनी ही हमारी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बढ़ेगी। तो हायर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब हायर प्रॉफिट, लो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब लो प्रॉफिट। सही है। द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो रिमेन कांस्टेंट at all level of activity provided the selling price and variable cost per unit do not change। ये मैंने कल भी करवाया था कि जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है वो हर लेवल पे सेम रहती है। अगर हमने 1000 यूनिट बनाए तब भी सेम रहेगी, 2000 यूनिट बनाए तब भी सेम रहेगी, 3000 यूनिट बनाए तब भी सेम रहेगी, लेकिन प्रोवाइडेड कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो चेंज ना हो। अगर हमारा सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी तो आप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो किसी भी लेवल पे निकाल लो, 1000 यूनिट पे, 2000 पे, 3000 पे, आपको आंसर एक ही मिलने वाला है। सही है, लेकिन एक कंडीशन है कि सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ये चेंज हुई तो फिर वो सेम नहीं रहेगी। लास्ट है फोर्थ स्टेटमेंट, द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो डिक्रीजेज एज फिक्स कॉस्ट इंक्रीजेज सिंस फिक्स कॉस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द सेल्स व्हाइल कंप्यूटिंग द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। भाई गलत है, जब हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालते हैं तो उसमें फिक्स कॉस्ट का तो कोई काम ही नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स होता है इंटू 100। और कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालते हैं आपको याद होगा, हमने किया भी है, सेल्स में से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट का कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। तो पहली 3 सही है, सी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, सेल्स इज इक्वल टू 1,50,000, वेरिएबल कॉस्ट 90,000, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 35,000, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 6,000। ठीक है, अब इसका सेल्स हमारी 1,50,000, वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 90,000, फिक्स कॉस्ट 35,000, कंट्रीब्यूशन 60,000। क्या ये सही है? देखते हैं। देखिए बेसिकली इसमें पूछा गया है कि क्या हमारा कंट्रीब्यूशन 60,000 आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। ये क्वेश्चन है कि कंट्रीब्यूशन हमारा 60,000 है। ये 3 इंफॉर्मेशन दी गई हैं, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो क्या कंट्रीब्यूशन 60,000 आएगा? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पे सी लिखूंगा, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यही फॉर्मूला है। आप देखो सेल्स कितनी है, 1,50,000 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 90,000। 1,50,000 में से 90 निकालो, 60,000 आएगा। यस, कंट्रीब्यूशन आपका 60,000 है, सही है। फॉर द सेम फिगर, अगर इसी फिगर को लें, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 40% है, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो जरा, कंट्रीब्यूशन हमारा 60,000 हमने अभी कैलकुलेट किया था, और सेल्स हमारी यहां से देख लो 1,50,000 है, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यस ये 40% आ जाएगा, 40% सही है। फॉर द सेम फिगर प्रॉफिट इज 25,000, कहता है इसी फिगर के लिए प्रॉफिट 25,000 होगा। अब देखिए प्रॉफिट निकालना है तो सेल्स में से आप दोनों कॉस्ट माइनस कर लीजिए। सेल्स हमारी कितनी है, सेल हमारी है 1,50,000, इसमें से आप माइनस कर लो अपनी वेरिएबल कॉस्ट, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 90,000, और साथ में हमारी फिक्स कॉस्ट, ये दोनों को आप माइनस कर लो, वो है 35,000। तो 1,25,000, 1,50 में से 1,25 माइनस किया तो कितना आ गया, 25,000। यस, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 25,000। चलिए जी, उसके बाद इफ फिक्स कॉस्ट वर नील प्रॉफिट वुड इक्वल कंट्रीब्यूशन 60,000। अगर फिक्स कॉस्ट नील है तो प्रॉफिट जो है कंट्रीब्यूशन के बराबर आएगा। तो अगर हम फिक्स कॉस्ट को नील कर दें तो उसने कहा प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन के बराबर होगा। तो देख लीजिए 1,50,000 है, फिक्स कॉस्ट हमारी नील है, तो इसका मतलब हमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो प्रॉफिट हमारा 60,000 के बराबर आएगा, जो कि कंट्रीब्यूशन के बराबर था। सही है, तो इसका मतलब चारों स्टेटमेंट सही है, डी इज द राइट आंसर। चलिए जी, क्वेश्चन आपका 9th, ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ सेल्स एट विच टोटल कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली इक्वल टोटल फिक्स कॉस्ट रिजल्टिंग इन नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। यानी ब्रेक इवन पॉइंट जो हमारी सेल होती है, ब्रेक इवन पॉइंट सेल, वो ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कंट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर। अब ये मैंने वैसे कल बताया था, लेकिन आज मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, क्योंकि उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो मैं एक चार्ट बना लेता हूं, यूनिट्स, यहां पर वेरिएबल कॉस्ट, यहां पर फिक्स कॉस्ट, यहां पर टोटल यानी फिक्स प्लस वेरिएबल, यहां पर सेल्स, यहां पर प्रॉफिट या लॉस, और लास्ट में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो एक कॉलम मैं बना लूंगा कंट्रीब्यूशन का। मुझे एक मिनट देख लेने दो, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, तो मान लो मैंने 250 यूनिट बनाए और वेरिएबल कॉस्ट मैंने रखी है 60 रुपए पर यूनिट।
तो उस हिसाब से अगर मैं 250 को वेरिएबल कॉस्ट मेरी 60 रुपये पर यूनिट है मल्टीप्लाई करूंगा 250 इंटू 60, ये मैंने कल भी बताया था, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट आएगी 15,000। और मान के चलते हैं कि फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स है 30,000 रुपये। अब टोटल कॉस्ट कितनी होगी, दोनों का टोटल किया वो हो गई 45,000। अगर मैं सेल की बात करूं, मान लो सेल है 100 रुपये पर यूनिट, मैं यहां लिख रहा हूं 100 रुपीज पर यूनिट, 250 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, वो हो गया 25,000। अब देखिए मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो 45,000 है, जबकि सेल्स 25,000 है, तो मुझे लॉस हो रहा है कितने का, 20,000 का। इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं आप सबको पता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल 25,000 है, माइनस कर लेंगे वेरिएबल कॉस्ट, 25 में से 15 माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आ गया 10,000। चलिए मान लो अगर मैं 500 यूनिट बनाता हूं, 500 यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट 60 के हिसाब से 500 इंटू 60 करेंगे, कितनी हो जाएगी, 30,000। फिक्स कॉस्ट तो एज यूजुअल सेम रहेगी। अगर मैं टोटल कॉस्ट करूं तो वो हो गई 60,000। अब 500 इंटू 100 करूंगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो हो जाएगा 50,000। अभी भी आप देखो मेरी सेल 50,000 है, लेकिन मेरी टोटल कॉस्ट 60,000 आ रही है। इसका मतलब मुझे यहां पर भी 10,000 का लॉस हो रहा है। और अगर मैं कंट्रीब्यूशन निकालूं, सेल्स 50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 30, तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 20। जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा मेरा लॉस कम होता जाएगा। पहले 10,000 कंट्रीब्यूशन था, 20,000 लॉस था, अब 20,000 कंट्रीब्यूशन हुआ, लॉस 10,000 हो गया। मान लो मैं बनाता हूं 750 यूनिट, 750 इंटू 60 करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी, देख कर लेते हैं जरा, देखे 750 इंटू 60, तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई 45,000। फिक्स कॉस्ट सेम है। अगर इन दोनों का टोटल करूंगा तो टोटल कॉस्ट आ गई 75,000। अब यूनिट 750, सेलिंग प्राइस 100 रुपये पर यूनिट, टोटल सेल कितनी होगी, 75,000। अब देखो सेल्स 75,000, टोटल कॉस्ट 75,000, यानी मुझे ना प्रॉफिट है ना लॉस। और यहां कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 75 में से 45 निकाल लो, ये भी लॉस था, तो यहां पर 20,000 का क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ कंट्रीब्यूशन, ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। 75,000 में से 45 निकाला तो 20 नहीं 30 बचेगा, सॉरी, तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 30,000। ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट सेल वो होती है जहां पर टोटल सेल जो है वो इक्वल हो जाती है टोटल कॉस्ट के बराबर। और उसने ये कहा कि जहां पर कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होगा, इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। अब जरा देखो कंट्रीब्यूशन आपका कितना आया है, यहां देखो 30,000, इक्वल टू किसके बराबर होगा, फिक्स कॉस्ट। और यहां पर फिक्स कॉस्ट देखो कितनी है, 30,000। तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल वो सेल होती है जहां पर आपका कंट्रीब्यूशन जो है आपके फिक्स कॉस्ट के बराबर आ जाता है। ये दोनों कॉस्ट बराबर हो गई, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसको मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको कोई समझने में मुश्किल ना हो। नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। इसका फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। गलत है, मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये भी गलत है, मल्टीप्लाइड नहीं है, डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट every additional unit sold contributes only towards recovering further fixed costs and generate no profit। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद कोई भी जो हम यूनिट्स बेचेंगे वो हमारी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करेगा, यस बिल्कुल करेगा, लेकिन जनरेट्स नो प्रॉफिट, प्रॉफिट जनरेट नहीं करेगा। गलत, आपने देखा कि यहां तक तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस है, लेकिन जैसे ही मान लो मैं 1000 यूनिट बेचूंगा, मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 60,000, मेरी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 30,000, मेरा टोटल हो जाएगा 90,000 टोटल कॉस्ट, लेकिन सेलिंग प्राइस 1000 इंटू 100 करूंगा तो 1,00,000। तो आप देखोगे कि यहां पर 1,00,000 में से 90,000 में कॉस्ट निकालूंगा तो मुझे प्रॉफिट आएगा। तो बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट मुझे प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसने कहा जनरेट नो प्रॉफिट, ये गलत है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जितना मैं यूनिट्स बेचता जाऊंगा वो मुझे मेरा प्रॉफिट मिलता जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है। तो 9th का आंसर रहेगा ए। तो चलिए आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। फिक्स कॉस्ट 75,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 15 रुपए, ब्रेक इवन पॉइंट 5,000 है। चलिए देख लेते हैं जरा ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है यूनिट्स में, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में दिया हुआ है 5,000। देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अभी आपने देखा कि फिक्स कॉस्ट 75,000 है, ठीक है, दिख रहा है आपको, यस, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 15 रुपए, तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका 5,000 आ गया, ये सही है। अब इसने कहा सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 45 और वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए है। द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ 15 गिवन अबव इज कंसिस्टेंट विद दिस डाटा। अगर सेलिंग प्राइस 45 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए है, तो कंट्रीब्यूशन जो 15 रुपए ये सही है। इसको चेक कर लेते हैं। देखिए
ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारी जो यूनिट्स में सेल है वो 5000 है। ब्रेक इवन पॉइंट हम सेल्स निकालते हैं ज़रा, ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स, ये यूनिट्स में है, हम सेल्स में निकालते हैं। सिंपली जितने यूनिट्स निकले हैं 5000, उसमें हमें जो गिवन सेल्स प्राइस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 45। तो 5000 हम करेंगे मल्टीप्लाई 45 के साथ, 5000 मल्टीप्लाई बाय 45, ये बनता है 2,25,000 बराबर है। फर्दर इसमें से माइनस कर लो वेरिएबल कॉस्ट। अब आप देखो वेरिएबल कॉस्ट जो हमें दी गई है 30, तो 5000 यूनिट इंटू 30 वो होता है 1,50,000। ये माइनस करो, अब बचा 75,000, ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन। अच्छा, आप सबको पता है कि जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ब्रेक इवन पॉइंट में फिक्स कॉस्ट के बराबर आता है, आपको पता ही है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया भी था। तो जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट सेल हो वहां पर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू हमेशा फिक्स कॉस्ट होता है। तो कंट्रीब्यूशन हमारा 75,000 आया, आप यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी देखो 75,000। इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है उसके हिसाब से ये वैल्यूज हमारी निकल रही है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आओ। इफ 16,000 यूनिट्स आर सोल्ड द फर्म अर्न्स ए प्रॉफिट इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल, इसको मैं मिटा देता हूं, पहले दो स्टेटमेंट सही है, पढ़ा नहीं जा रहा। हाँ, इफ 6,000 यूनिट्स आर सोल्ड, अगर हम 6,000 यूनिट बेचते हैं, द फर्म अर्न ए प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन ऑन ऑल 6,000 यूनिट्स। फर्म कितना प्रॉफिट करेगी? 6,000 यूनिट्स के जितना कंट्रीब्यूशन, 6,000 यूनिट्स पे जो कंट्रीब्यूशन बनेगा उसके हिसाब से फर्म प्रॉफिट करेगी, मतलब 90,000। गलत है, क्योंकि अगर हम 6,000 यूनिट बेच रहे हैं, इसमें से तो 5,000 यूनिट का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी 5,000 यूनिट तक तो हमें प्रॉफिट है ही नहीं। इसके ऊपर हमने बेचे हैं 1000 यूनिट, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 1000 यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट होगा, और 1000 यूनिट बेचे और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 15 रुपये है, तो इसका मतलब प्रॉफिट हमारा कितना होगा? 15,000। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहली दो ठीक है, ये वाली गलत है। इफ ओनली 4,000 यूनिट्स आर सोल्ड द फर्म एग्जैक्टली ब्रेक इवन नीदर मेकिंग प्रॉफिट नॉर लॉस। अगर हम 4,000 यूनिट बेचें तो फर्म का ब्रेक इवन आएगा, वो तो हमने देख ही लिया कि ब्रेक इवन पॉइंट 5,000 यूनिट्स पे आएगा। अगर 4,000 यूनिट बेचेंगे तो हमें लॉस आएगा, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो पहली दो स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए बी इज द राइट आंसर। तो ये 10 एमसीक्यूज मैंने आज आपको करवा दिए। इसके बाद 10 और एमसीक्यूज हैं जो आपके लिए मैंने रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, वो अपलोड कर दूंगा मैं अपना टेलीग्राम चैनल जो है क्वींस कॉमर्स जोन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, और सैटरडे को हम मिलेंगे, अब सीधे सैटरडे को लाइव सेशन, लाइव मॉक टेस्ट विंग्स एक उड़ान पे शाम को 6 बजे। टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, बहुत मेहनत से मैं बना रहा हूँ। तो मिलते हैं सैटरडे 29 अगस्त। कंटेंट कैसा लगा, एमसीक्यूज कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।